नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ है यंग एंड डायनामिक पीयूष गोयल, जो कि कोल, पावर और रीन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं। मैं पीयूष वेद प्रकाश। देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों की लिस्ट बनाई तो उसमें पीयूष गोयल के नाम की मौजूदगी से किसी को भी हैरानी नहीं हुई। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे पीयूष गोयल का नाम नए मंत्रियों की रेस में शुरू से आगे रहा। ये नरेंद्र मोदी की उम्मीदों का ही नतीजा था कि पीयूष गोयल को ऊर्जा जैसा बेहद अहम मंत्रालय मिला, जिस पर भविष्य की योजनाओं का काफी दारोमदार है। देश के सामने बेशक पीयूष गोयल का चेहरा इतनी शिद्दत से पहली बार सामने आया हो, लेकिन बीजेपी हलकों में गोयल की पहचान पुरानी रही है। वो वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं, जो कि वाजपेयी सरकार में लंबे अरसे तक मंत्री रहे। जाहिर है पीयूष गोयल की पुरानी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। खुद गोयल की आर्थिक मसलों पर अच्छी समझ और पकड़ रही है। वो कई बैंकों की प्रबंधन समिति में रहे तो बीजेपी के कोषाध्यक्ष की भूमिका भी उन्होंने बखूबी निभाई। उनकी इन्हीं काबिलियतों के कायल होकर नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी टीम में शुमार किया है। अब पीयूष गोयल के सामने मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। उनकी इसी चुनौती मोदी सरकार के पहले बजट और दूसरे राजनीतिक मुद्दों पर न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने उनसे बातचीत की है। वेलकम टू द शो पीयूष जी। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए पीयूष जी कि आप पहली दफा मंत्री बने, बहुत प्रेशर होगा क्योंकि बहुत सारी उम्मीदों पर खरा उतरना है। कैसे उतरेंगे? मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के अपना मंत्रिमंडल बनाया है, और अगर उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं जिम्मेदारी निभा सकूंगा तो मेरे ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है, पर मैं कहूँगा मेरे ऊपर उतना ही ज़्यादा दायित्व है कि मैं उसमें खरा उतरूं। कितने घंटे काम कर रहे हैं? जितनी आवश्यकता हो उतने करेंगे। कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सुबह 6 बजे से उठ के फोन घनघनाने लगते हैं कि क्या हुआ। बहुत माइक्रो मैनेजमेंट बहुत चल रहा है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एंड ऑफ रिकॉर्ड भी अगर आप चाहें तो यही होगा कि आज तक 45 दिन हुए हैं। 45 दिन में मुझे एक बार भी प्रधानमंत्री जी का कोई विषय के ऊपर ऐसा फोन नहीं आया कि ये निर्णय है, ये ऐसा करना है, ये वैसा करना है। मेरे ख्याल से जो उनका स्टाइल है वो स्वयं बहुत मेहनत करते हैं, और एक तरीके से हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा रहती है कि अगर वो इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हमें भी एक तरीके से उत्साह बनता है। हमारे को भी लगता है कि हम भी और मेहनत करें, हम भी जनता की सेवा में उतरें उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी दिन और रात एक करते हैं। लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट का जहाँ तक सवाल है, आज तक एक बार भी उन्होंने कोई कार्यालय के, कोई मंत्रालय के विषय में मेरी जानकारी से कह दिया सेक्रेटरीज को कि अगर आपको प्रॉब्लम हो, हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, तो आप डायरेक्ट मुझे भेजिए, डायरेक्ट मेरे से। मैं जानता हूँ मेरे से बात करें या पीएमओ में। ये ऐसे तो बहुत सारे अफवाहें चल रही हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, परसेप्शन तो ये है कि प्रधानमंत्री का बहुत खौफ है, सारे मिनिस्टर डरे हुए हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसा कभी डर भी नहीं लगा, और ना उनके व्यवहार और उनके स्वभाव में कभी ऐसा मौका नहीं। लेकिन टू डिलीवर पर बहुत अच्छी बात है। अगर डिलीवरी में खौफ हो तो मैं तो समझता हूँ जनता और आप दोनों ही खुश होने चाहिए। दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ लीडर। व्हाट इज लीडरशिप? पर मेरे ख्याल से खौफ वर्ड ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से एक एक्सपेक्टेशन है और विश्वास है। कभी भी मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री जी जब बोलते थे तो वो वर्ड क्या यूज करते थे? भरोसा। वो जनता को पूछते थे आपको मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं, और वो मुझे लगता है वो भरोसा पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है और मेरे बाकी सहयोगी और वरिष्ठ नेताओं की है। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं जनता को, हम उनका भरोसा प्रधानमंत्री जी पे टूटने नहीं देंगे, और हम सब जिम्मेदारी से अपने काम को करेंगे जिससे उनका भरोसा फुलफिल कर पाए जनता की सेवा के लिए। ये बताइए कि लोगों की मोदी सरकार के फर्स्ट बजट से बहुत एक्सपेक्टेशन था, उस पे आप कितने खरे उतरे? देखिए, हमें अब आए कुल 40 दिन हुए हैं, 45 दिन। अब इस समय सीमा में जो कार्यक्रम बजट का इंटरिम बजट से चल रहा है उसको आगे लेके जाते हुए हमने इतने ज़्यादा नए आवाम इस बजट में पेश किए हैं, इतनी नई स्कीम्स लेके आए हैं, और एक तरीके से एक दिशा निर्धारित की है
कि आगे आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हम किस दिशा में जाएंगे। यू नो व्हाट पीयूष जी, कांग्रेस ने ये सबसे पहले उनका एक स्टेटमेंट आया कि ये बजट है क्या, ये खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये बजट कांग्रेस का बजट जिसे है उसको उस पर एनडीए ने अपना ठप्पा लगा के प्रेजेंट कर दिया है। तो वही पुरानी बोतल और नई चीज को उसमें डाल के कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस बजट में। ऐसा हमने इतने वर्ष विपक्ष में काटे हैं कि हमें भी अभी ध्यान में आ गया है कि कौन से टिपिकल सेंटेंसेस यूज करना। तो ये ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये सब हमने इतने वर्ष यूज किया है कि अब अच्छा है कि वो भी यूज कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे पर आते हैं। वास्तु स्थिति ऐसी है कि ये बजट समझने के लिए एक तरीके से कुछ क्षमता चाहिए, और इन्होंने अगर ये समझा होता कि इस बजट की खूबियां कहाँ है तो शायद इतनी बुरी दिशा ना होती। लेकिन आपने बोला, आप समझिए, आपको मैं बताता हूँ कैसे ये डिफरेंट है। ये बजट ने एक तरीके से जो आधारभूत सुविधाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण होना चाहिए देश में, उस पर जो फोकस दिया है ये कई वर्षों से मिसिंग था। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पुरानी बात चले आ रही है, लेकिन हालत क्या है, ठप है। पूरे देश में पीपीपी प्रोजेक्ट्स लगभग ठप है, चाहे रोड्स हो, चाहे पावर हो, चाहे ट्रांसमिशन लाइंस हो। सालों साल लिटिगेशन, कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, कॉस्ट एंड टाइम ओवररन्स चल रहे हैं। जो एक परिस्थिति निर्माण हुई है, निवेशकों ने विश्वास छोड़ दिया था भारत पे, उस पे जिस प्रकार का एक दिशा दी, टैक्स टेररिज्म, टैक्स सिंप्लीफिकेशन, जो दिशा अलग अलग विषयों पे दी गई है, ऐसा मुझे लगता है पाथ ब्रेकिंग बजट मैंने तो कई वर्षों में नहीं। एक बात बताइए, जब आप लोग इलेक्शन कैंपेन में थे तो रोज लोक लुभावन वायदे करते थे, और आज की डेट में जो आप लोगों का एक बहुत अच्छा पेट सेंटेंस था कि अच्छे दिन आ जाएंगे, बीजेपी को लाओ, एनडीए को लाओ कि अच्छे दिन आ गए। लोग जो हैं वो, अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि आप लोगों का क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि हमारे अच्छे दिन कहां से आए। अच्छे दिन का जो वायदा है वो हम उस पर कायम है, और उसी दिशा में ये बजट पहला पड़ाव है। 40 दिन में तो कोई बिजली हर घर में नहीं पहुंचेगी, वो जनता समझती है। अब न्यूज़ चैनल्स को तो कुछ विषय चाहिए तो करेंगे। क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया मैं बहुत स्वागत करता हूँ, मैं खुद उसमें बहुत एक्टिव हूँ। मेरे ख्याल से हमें आईना दिखाते रहें लोग, हमें बताते रहें लोगों की अपेक्षा क्या है, और अपेक्षा ज़्यादा होना तो कोई भी जनता और कोई भी देश के लिए अच्छा है। अनलेस यू एम हाई यू विल नेवर अचीव एनीथिंग। तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब जनता अपेक्षाएं रखे मेरे से, तभी मेरा भी परफॉर्मेंस सुधरेगा। और इसी प्रकार से हमने अच्छे दिन का जो वादा किया उस पर आज भी कायम है। हर घर, हर व्यक्ति के पास घर हो, उस घर में बिजली हो, शौच हो, सड़क हो उसके बाहर। कैसे हम जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य के साधन सुधारे, इस बजट में एक निर्धारित किया है किस दिशा पे ये बजट था किसका? नरेंद्र मोदी का इस पर क्या इम्प्रिंट था, अदर देन 3 उनके जो फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सरदार पटेल की मूर्ति का प्रोजेक्ट हो, या गंगा का एक्शन प्लान हो, या बनारस में बुनकरों की बात हो, इन तीनों पर खूब तवज्जो दिया गया। लेकिन जो एक विजन जो कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी का, वो विजन तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जो भी यूपीए सरकार के मनरेगा थे या वेरियस रूरल डेवलपमेंट के स्कीम्स थे, उसमें पैसा आप लोगों ने बढ़ा दिया है। तो ऐसा तो कुछ किया नहीं कि आपने कोई आधारभूत चेंज कर दिया है। अनुराधा जी, आधारभूत चेंज से भरा हुआ ये बजट है। उदाहरण के लिए आपने मनरेगा की बात की। मनरेगा तो सालों साल चल रहा था, और मैंने उस दिन ट्वीट किया, इट इज डिग अ होल एंड देन फिल इट बैक अगेन। और ये तो सरकारी दस्तावेज बताते हैं। हमने इसमें कमिटमेंट ली है कि आगे से मनरेगा सिर्फ एसेट क्रिएशन में ही लगेगा, और उसमें भी फोकस एग्रीकल्चर, किसान से जुड़े हुए वस्तुओं में लगेगा। नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, एक सपना है कि पूरा भारत के 125 करोड़ नागरिक सुखी हो, संपन्न हो। इस बजट के एक एक आयाम को अगर आप गहराई से देखें, चाहे आप फूड सिक्योरिटी लें, हम फूड सिक्योरिटी, हम सरकार में आए, फूड सिक्योरिटी कल से बंद तो नहीं होगा ना। हमने तो सपोर्ट किया था इस बिल को, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी टारगेटेड हो, लोगों को सुविधा उनके हाथ में पहुंचे। छत्तीसगढ़ का मॉडल है, गुजरात का मॉडल है। हम इन सब चीज़ों से सीख के इन सब प्रोजेक्ट्स को सुधारेंगे,
तब मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी का सपना पूरा। अच्छा, नरेंद्र मोदी का एक बहुत फेवरेट सपना है कि हर गांव में बिजली होनी चाहिए। आप बिजली के मंत्री हैं, ये बताइए कि आपका खुद का टारगेट कब है, आप कब तक कंप्लीट कर लेंगे उनके सपने को? हमारे वर्डिक्ट हमें जनता ने 5 वर्ष का दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी कार्यकाल में हम देश में हर प्रांत में हर घर में 24/7 बिजली दे पाएंगे, बशर्ते, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट। अब इसमें शर्त आप क्यों लगा रहे हैं? मैं उसी पर आ रही थी। वैसे शर्त आप भी समझेंगी, आप भी बहुत विद्वान हैं। पावर इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, ये स्टेट्स के माध्यम से ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता। अब दिल्ली में भी जब समस्या आई, मेरा तो काम नहीं था, मैं सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, स्टेट को रिक्वेस्ट करके मैं अंदर गया और उनको मदद की सॉल्व करने में। ये स्टेट सब्जेक्ट है। आज केरल है, केरल में मुझे ट्रांसमिशन बढ़ाना है, ट्रांसमिशन लाइन लगानी है जिससे बाकी राज्यों से केरल में बिजली जा सके। वहाँ ज़्यादा उत्पादन होता नहीं है, कम है अभी भी। अब वो बिजली पहुँचाने के लिए मुझे ट्रांसमिशन लाइन लगानी है, तो स्वाभाविक है कि ज़मीन का टुकड़ा चाहिए जिस पर टावर लगेगा। अगर स्टेट वो ज़मीन का टुकड़ा एक्वायर करने में मुझे मदद नहीं करे तो मैं कैसे बिजली पहुँचाऊँगा? तो आप तो ये शर्त कोई नहीं है। ये गॉड ऑल्सो ओनली हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अच्छा, ये बताइए कि आप बिजली मंत्री हो करके क्या आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फोन किया था और उन्होंने आपका फोन भी नहीं लिया? ये तो बहुत पब्लिक नॉलेज है, मैंने तो ये एकदम ओपनली टेलीविजन पूरी दुनिया को बताया। लेकिन क्या रीजन हो सकता है? वो रीजन तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। देखिए, उत्तर प्रदेश की समस्या समझिए। उत्तर प्रदेश बिजली खरीद रहा था केंद्र से अनएलोकेटेड कोटा से। वो बिजली 15 मई तक खरीदी गई, 16 मई को बंद हो गई खरीदनी। शायद 28, 29, 30 के आसपास ये समस्या हुई बिजली की उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनके लोकल कोई यूनिट, जनरेटिंग यूनिट, जिसका मेरे केंद्र से कोई संबंध नहीं है, उनके स्टेट यूनिट की में कोई तकनीकी फॉल्ट के कारण प्रोडक्शन कम हुई। तो हाहाकार मचा। तब मैंने उनको फोन लगाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शायद 3 बार लगाया। तीनों बार मैसेज छोड़ा कि मैं बात करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से। शायद वो टूर पे थे, लेकिन हम भी टूर पे रहते हैं। जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति फोन करते, मैं वरिष्ठ के हिसाब से नहीं पर समस्या का समाधान के हिसाब से कोई मुझे फोन करे तो मैं तुरंत वो फोन उठाऊंगा। लेकिन मुझे कोई फोन भी नहीं आया और मुझे कोई नंबर नहीं दिया गया जिसपे मैं उनसे संपर्क कर सकूं। मैसेजेस छोड़े गए उनके लिए। तब भी मैंने कोई पब्लिक में ये बात नहीं रखी, मैंने प्राइवेट कैपेसिटी में उनको फोन किया, डायरेक्ट 1-on-1। जब उन्होंने उसको पॉलिटिसाइज किया, मैं राजनीतिकरण बिजली के क्षेत्र में जरा भी नहीं करना चाहता। मेरा आज भी सभी प्रांतों से 29 स्टेट से रिक्वेस्ट है कि आपको जिसको जो समस्या है प्लीज लेके आइए। कुछ राज्य आए हैं, राजस्थान आया, आंध्रा आया, उड़ीसा आया, ये सब आपके अरुणाचल फ्रेंडली राज्य हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। फिर मैंने दिन भर मॉनिटर किया जब अखिलेश जी ने पब्लिकली केंद्र को दोषी ठहराया उस समस्या के लिए। और कुछ एक कमेंट मुझे सुनने में आया, सच है कि झूठ आप चेक कर लीजिए। जब किसी ने पूछा कि बिजली क्यों नहीं दे रहे हो, तो बोला उन्हीं को पूछो जिनको वोट दिया है। तब मुझे, अगर राजनीतिकरण पे अगर वो उतर आए, तब मुझे पब्लिक को बताना पड़ा कि उन्होंने 16 तारीख से बिजली लेनी बंद करी है। उसका कारण कुछ नहीं है, इसीलिए वो समस्या हुई। उन्हीं का प्लांट बंद हुआ है, इसीलिए वो समस्या हुई। और मैं चाहते हुए उनको हेल्प, मैं तो जबरदस्ती बिजली नहीं भेज सकता यूपी, लेकिन वो मांगेंगे तभी दे सकता हूँ। ये टसल तो कंटिन्यूड रहेगा, तो लोगों का भला कैसे होगा? अनुराधा जी, टसल नहीं है। हाँ। मेरा आज भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप आए, आप हमसे चर्चा करें। मैं अभी भी तैयार हूँ। आप नहीं आ सकते तो अभी पार्लियामेंट चल रही है तो मैं नहीं जा सकता हूँ। पार्लियामेंट से छुट्टी हो जाए उसके बाद मैं आ जाऊँगा, अगर आप हमें इन्वाइट करें तो। आप नहीं इन्वाइट करें तो मैं अपने आप को थोपने को भी तैयार हूँ, आपके राज्य में खुद आ जाऊँगा। फिर आप जाके वहाँ मतलब राजनीति करेंगे? मुझे कोई राजनीति, मैं मैडम, मैं आपके चैनल से दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमें समस्याएं बताएं। हम हर एक समस्या पे चर्चा करने को तैयार हैं, उसका समाधान करने के लिए हम तट पर बैठे हैं, लेकिन राजनीतिकरण मत करिए। मैं जरा भी नहीं करना चाहता। अच्छा, बाय द वे जस्ट ये भी बता दूं कि फिर उसी दिन जब ये बात पब्लिक में आ गई
और उनको पता चला कि अब तो जनता को मालूम है कि उन्होंने बिजली लेनी बंद की है, तो रात को 10 बजे हमें चिट्ठी आई, रिक्विजिशन किया गया 377 मेगावाट। और मैं ये भी आपके माध्यम से बता दूं जनता को, हमने सुबह से ही वो बिजली स्टेशन को बता के रखा था, आप तैयार रहिए, जरूर कभी ना कभी बिजली मांगी जाएगी। 10 बजे आई और 12 बजे से हमने बिजली देनी शुरू कर दी। तो हम तैयार थे सेवा करने के लिए, जनता की तैयार रहे और हमने तुरंत एक्शन लिया। अब वो बिजली लेनी बंद हो गई है फिर से, तो अगर कभी तकलीफ आए तो हमें मत ब्लेम करना। मतलब अगर ये उत्तर प्रदेश में बिजली कटी तो ये क्या माना जाएगा, ईगो इश्यूज? मुझे नहीं मालूम, हमसे बिजली लेनी बंद हो गई है, अब बंद हो गई है तो हमने बंद कर दी, हमने दूसरे राज्यों को सुना कि आप लोगों ने उनको टाइट कर दिया कि पहले पैसा एडवांस में दीजिए तब हम आपको बिजली देंगे। हम नहीं टाइट करते हैं, वो एनटीपीसी की बिजली है। एनटीपीसी, स्टेट गवर्नमेंट्स और रिजर्व बैंक, इनकी एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, जिसके तहत अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एनटीपीसी को समय पे पैसा नहीं देता है तो आरबीआई की थ्रू एनटीपीसी उस पैसे को रिकवर कर सकता है। ये मैंने नहीं किया है, मैं तो अभी 40 दिन पहले आया हूँ, ये पहले की व्यवस्था चलती आ रही है। इस व्यवस्था के तहत अगर कोई भी राज्य बिजली खरीदता है तो उसको उसका पैसा भुगतान करना ही पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल, मुझे उसमें कोई टाइट करने की ना जरूरत है ना मेरे पास वो एबिलिटी है, क्योंकि वो एनटीपीसी एक लिस्टेड इंडिपेंडेंट कंपनी है, वो अपना कारोबार अपने हिसाब से चला। अच्छा ये बताइए कि बिहार में आप क्या करेंगे, कि बिहार में भी क्या ईगो इश्यूज आ रहे हैं? आप बिहार में आपने बातचीत शुरू की है? उधर भी आ रहे हैं, मतलब भी तो है ही नहीं, हमें कोई राज्य के साथ ईगो इश्यू नहीं है। राजनीति अभी खत्म हो गई, अब हम 125 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम पूरे देश, पूरे समाज के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। अब कोई पुरानी बातों के हिसाब से हमारे वो मापदंड पे हमारे निर्णय नहीं हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए पीयूष जी कि पावर सेक्टर में इंपोर्ट का बहुत मेजर रोल रहा है, चाहे वो कोल हो चाहे वो गैस हो, ये पूरा का पूरा पावर सेक्टर जो है ये इस पे डिपेंडेंट रहा और उसके कारण जितनी प्रॉब्लम्स हुई वो सबके सामने है। ऐसा तो है नहीं, पिछले 3 साल से देश जो झेल रहा है उसके कारण इतने एमपीएस हो गए। अब इस बार कहा गया कि 10 साल का टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा या प्रायोरिटी लेंडिंग दी जाएगी पावर सेक्टर को। बैंक्स जो हैं वो तो आराम से अभी भी बैठे हुए थे कि हम देंगे नहीं पैसा, और पावर जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स पूरे देश भर में आधे आधे लग के, कोई 25%, 30%, 40% लग के बैठे हुए, उनको आप कैसे रिवाइव करोगे और कैसे करोगे? आई हैव अ वेरी क्लियर रोड मैप अहेड ऑफ मी। हमने, आपने देखा होगा बजट में कमिट किया है कि कोल इंडिया विल सप्लाई फ्यूल टू एवरी प्रोजेक्ट विच विल बी कमीशन ऑन और बिफोर 31 मार्च 2015, और आगे भी जो बनेंगे उनका भी फिर हम अप्रोप्रिएट डिसीजन लेंगे। अब ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा निर्णय है सरकार का। ये सब प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे जो पड़े हैं ये इससे पड़े हैं क्योंकि बैंकों को गारंटी नहीं है कि कोयला मिलेगा उनको, तो पैसे कैसे दे बेचारे। कोई भी बैंक भी तो सोचेगा ना कल कोयला नहीं मिलेगा तो और पैसा दिया तो ये तो और एनपीए होगा। सिमिलरली तो ये मान लिया जाए कि बैंकर्स के लिए लाइफ इजी हो जाएगी अब कोल प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना, क्योंकि आपने ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट है तो कोल इंडिया उसको कोल देना शुरू करेगा और फिर जैसे जैसे उत्पादन और बढ़ेगा कोल इंडिया खुद कहां से कोल लेके आएगा? अब कोल इंडिया का किस्सा आपको बताऊं तो फिर आप कहेंगे राजनीतिकरण हो रही है। 2009 से 2014 तक 5 वर्ष में जो दुर्दशा हुई है कोल इंडिया की, लिटरली फ्लैट प्रोडक्शन। पहले 2009 में गो नो गो लाया गया, उसकी वजह से कोई प्रोडक्शन मायनों से निकालने इसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल करते हैं? डू यू मेक, मतलब अगर आपको खुशी होती है तो मैं एकदम साफ तौर पे कहता हूं, यूपीए की सरकार ने पर्यावरण के नाम पे इस देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ी, इस देश की प्रगति का काम बिगाड़ा, इस देश के विकास के दर को खत्म किया। ये बहुत एविडेंट है। तो पर अगर आपको राजनीतिकरण नहीं करवाना और अगर हमें प्रोग्रेस, अगर आपको प्रोग्रेस की दिशा और फ्यूचर देखना है तो मैं ज्यादा आनंदित हूँ। लेकिन एक बात बताइए कि आपके पास अभी कोल और पावर दोनों है, इसका मतलब चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, है ना? तो आपको नहीं लगता कि अगर आपके पास इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट होता तो वो बेहतर होता? कोई नहीं, जरा भी हमें जरूरत नहीं है। आज ये सरकार अनुराधा जी सीमलेस काम कर रही है। हम लोग ने साइलो सब तोड़ दिए।
Now there is no compartments. Now we are not doing paperbazi. We are talking, we are discussing, and we are sorting out. We don't need EGOMs. We don't need committees. We have to take decisions which are honest, which are for the benefit of the common man, which are pro-poor. अगर हम सब मिलके काम करते हैं, जो आज के दिन चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कोई समस्या आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंपटीशन नहीं हुआ, जिसके कारण जो बिजली जो है वो महंगी होती चली गई, या एक तरीके का जिसे कहते हैं खौफ बना हुआ था कि कब बिजली चली जाएगी, कब मीटर के दर बढ़ जाएंगे, कब चाइनीज का मीटर लग जाएगा, पता नहीं लोग। अगर ये इंटरव्यू चुनाव के पहले की होती तो शायद हमें थोड़े और वोट मिल जाते, नहीं, पर मैं और पर्दाफाश करवाओगी। नहीं, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आप कंपटीशन अलाउ कर रहे हैं? 100% होना चाहिए, पर आपकी जानकारी के लिए हमने ये कंपटीशन के बारे में पहले भी कहा है और हम बार बार कहते रहे। दुर्भाग्य से जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने इतने वर्षों में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट रिफॉर्म जो करने की आवश्यकता थी जिससे ये कंपटीशन अलाउ हो, वो किया ही नहीं है। तो आज चाहते हुए भी मैं कंपटीशन, हाँ तो अब करेंगे ना। अब तो हमें 40 दिन हुए हैं मैडम, अभी जरा हम स्टडी करके पूरा रिफॉर्म का मेजर लाएंगे। क्या ये माना जाए कि पीयूष गोयल के अंडर में जो भी जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वहाँ पे, या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के एरियाज हैं जहाँ पे प्राइवेटाइज किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन को, वहाँ कंपटीशन होगा? मैं समझता हूँ कि दोनों, जहाँ प्राइवेट किया गया और जो पब्लिक के हाथ में भी है, सभी जगह कंपटीशन बढ़ाने की आवश्यकता है। तो कितनी जगह आप डिस्ट्रीब्यूशन को खोल रहे हैं? और वो तो अभी पहले मुझे आई विल हैव टू चेंज द लॉ, जो अभी कॉम्पोजिट रिवीजन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में बना था, वो भी हम ही लाए थे। उसके बाद यूपीए को 10 वर्ष हो गए, उन्होंने उसमें जो अमेंडमेंट्स करनी थी अभी तक की नहीं है, इम्प्रूवमेंट्स, लेकिन अब हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं एंड वी विल एनकरेज मोर एंड मोर पीपल टू पार्टिसिपेट इन दैट कॉम्पिटिशन। सिर्फ आपको ये बता दूं कि पहले मुझे सेक्टर के मेस जो मैंने इनहेरिट किया है उसको ठीक करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक कोई कंपटीशन में आएगा नहीं, कोई पैसा अपना लगाएगा नहीं जब तक मेस नहीं ठीक होगा। तो मैं वो लॉ तो लाऊंगा ही, पर साथ ही साथ मैं इन सब चीज़ों को ठीक करने में लगा हुआ हूँ। जहाँ जहाँ पे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है, नेटवर्क की कमी है, जहाँ जहाँ मीटरिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन इन सब के लिए आई रिपीट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेकिंग फन ऑफ इट कि ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता। मैं आज दिल्ली में मीटरिंग सुधार नहीं सकता, मुझे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही करना पड़ेगा। मैं आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर स्ट्रेंथन करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, मेरे को स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो मुझे जनता का सपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट लगेगा, तभी मैं ये रिफॉर्म को एक्चुअली अमल कर। अच्छा, अब ये बताइए, आजकल ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और एनसीपी मतलब अच्छे रिश्ते कुछ डेवलप कर रहे हैं। अनुराधा जी, आप तो जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता हर एक के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखते हैं। मेरे रिश्ते कांग्रेस के कई बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ बहुत अच्छे हैं। मैंने जो बात पूछी, मेरे रिश्ते लगभग हर एक पार्टी के हर एक नेता के साथ बहुत अच्छे हैं। आजकल बड़े एनसीपी से बहुत अच्छे रिश्ते बनने शुरू हो गए। इस बात में कितना तथ्य है? तथ्य नहीं है तो बता दीजिए कि वो तथ्य नहीं है। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से अगर आप रिश्ते को अलायंस से जोड़ रहे हैं तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं एकदम स्पष्ट करना चाहूंगा आपके चैनल पे कि राजनीतिक गठबंधन की कोई रिश्ते एनसीपी के साथ हमारे ना हैं ना रहेंगे, उसकी कोई संभावना नहीं। तो ये जो मुलाकातें हुई थी पीछे, वो क्या थी? मेरी जानकारी में तो कोई मुलाकात नहीं है, पर मैं स्वयं एनसीपी के हर नेता के साथ हाउस में, कहीं ना कहीं पार्टीज में, कांग्रेस के नेता रहते हैं, एनसीपी के रहते हैं, सबसे संबंध रखता ही हूँ। ये बताइए कि अब आप लोगों का एमएनएस से कोई रिश्ता नहीं रहेगा? किसी जमाने में बहुत अच्छा रिश्ता रहा था। हम पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी में ना पहले कभी विश्वास करते थे ना आगे करेंगे। हमारे हिसाब से हर एक राजनीतिक दल देश हित में, राष्ट्र के हित में और जनता के हित में अगर काम करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो ये थे पीयूष गोयल आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।